नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का दूसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। साथ में जीआईसी प्रवक्ता जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है और करंट अफेयर्स का सीरीज जो है चलाया जा रहा है, जिनमें 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। जो लोग देखना चाहते हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम डेट आपको पता ही होगा, 19 सितंबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। और जो लोग जीआईसी प्रवक्ता आश्रम पद्धति का फॉर्म फिलअप किए हैं, उनका एग्ज़ाम है 26 सितंबर 2021। तो इन दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनमें जीएस से 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसमें आपका पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो टोटल 120 प्रश्न इसमें पूछा जाना है, 40 क्वेश्चन जीएस से और 80 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से। और इसमें 1/3 यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं, ये आपका पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का सेकेंड पार्ट है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आर के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जीव और वातावरण के बीच। पारिस्थितिकी ये जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। और क्वेश्चन पूछा था पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो अर्नेस्ट हैकल ने। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। दूसरा क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने। तो ये दिए थे एजी टांसले, डी विकल्प से हो जाएगा। वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। और तीसरा जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डी ऑप्शन लिखा हुआ है, यह एक बंद तंत्र होता है। बिल्कुल यह गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो यह एक खुला तंत्र होता है। बाकी सभी सही हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है और इसकी अपनी उत्पादकता होती है। तो ये सभी सही हैं। डी ऑप्शन सही नहीं है, लिखा हुआ है यह एक बंद तंत्र है, जबकि यह एक खुला तंत्र होता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सी विकल्प, सेम क्वेश्चन है आपका, ये लिखा हुआ है बंद तंत्र होता है, गलत है, यह एक खुला तंत्र होता है। बाकी सभी यहाँ पे सही है कि यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से यह युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है।
तो यहाँ जो सही हो जाएगा सी विकल्प, जीवों यानी कि ऑर्गेनिजम्स का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, और पारितंत्र ये जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, खेत रहे या फिर धान का खेत एक कृत्रिम पारितंत्र की श्रेणी में आता है। वन हो गया, तालाब हो गया, झील ये प्राकृतिक तंत्र में आते हैं, जबकि बागीचा, खेत ये सभी कृत्रिम पारितंत्र में आते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो कृत्रिम में आपको बताया गया धान का खेत, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, वहन क्षमता। वहन क्षमता या फिर जो है जनसंख्या वहन क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस पारितंत्र पर दबाव डालेगी और अत्यधिक वृद्धि उस तंत्र के विफल हो जाने का कारण भी बन सकती है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो वह हो जाएगा आपका पारिस्थितिक कर्मता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पारिस्थितिक कर्मता या इसे नीचे भी कहते हैं, ये पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो आप सबको पता होगा ये है सामुद्रिक पारितंत्र। डी विकल्प से हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा होता है जलीय या सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र। तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यह तंत्र जो है विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है सामुद्रिक। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्र सही हो जाएगा यहाँ पे, ए विकल्प। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो हो जाएगा वनों को काटना, ये ऑप्शन सही होगा। वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मददगार है। वनों को काटना पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसमें जो सही होगा ये ऑप्शन वनोन्मूलन। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण वन उन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में आता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, लकड़ी काटने से। आपका वन उन्मूलन के कारण में देखा जाए तो प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगे इसमें, कागज़ की भारी मांग, शहरीकरण और वनों में आग लगते हैं, झूम कृषि हो गया जिसमें जंगलों को काटकर जो है कृषि की जाती है, फिर वनों का चारागाह के रूप में परिवर्तन, ये सभी आपका वन उन्मूलन के कारणों में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन पारिस्थितिक संतुलन बिगाड़ता है? तो लकड़ी काटना। 15 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसको? तो ऑप्शन देख सकते हैं, शाकाहारी वर्ग को, मांसाहारी वर्ग को या सर्वाहारी वर्ग को या फिर अपघटक को। इसका सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, सर्वाहारी यानी कि ऑमनीवोरस को। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, जिनमें आपका
पोषण स्तर 1 में देखा जाए, जिसे आधार पोषण स्तर कहते हैं, जिसमें स्वपोषित जीव या प्राथमिक उत्पादक आते हैं, और पोषण स्तर 2 में प्राथमिक उपभोक्ता आ जाते हैं, और पोषण स्तर 3 में द्वितीयक उपभोक्ता, और पोषण स्तर 4 में सर्वाहारी वर्ग जो कि अंतिम उपभोक्ता होता है। और अपघटक जो दिया गया यानी कि डीकम्पोजर्स, ये जो है सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। इन्हें प्रकृति का स्कैवेंजर भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? तो इनमें जो सही होगा ए ऑप्शन, वायु। जीवीय संघटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं, और जीवित संघटकों में सामान्यतः उत्पादक शामिल होते हैं, जैसे कि उत्पादक में आ जाएगा हरे पौधे, उपभोक्ता जैसे कि जानवर और मनुष्य आ जाएगा, और अपघटक में कवक और जीवाणु आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो पहला दिया गया विषाणु, दूसरा है कवक, तीसरा जीवाणु। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें आपका कवक और जीवाणु ये अपघटक की श्रेणी में आते हैं, इसलिए 2 और 3 सही होगा, यानी कि बी विकल्प सही होगा, पहला इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है वो आपका कि एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया चींटी, दूसरा हिरण, तीसरा लोमड़ी, चौथा बाघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चींटी और हिरण, ये प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे, यानी कि ये विकल्प सही होगा, यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है? तो मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में आएगा, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा, जबकि मांस भक्षी होने पर यह द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 21वां क्वेश्चन है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो यह हो जाएगा आपका फाइटोप्लैंक्टन्स, ये विकल्प सही होगा यहाँ पे। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स की ही जो है आपका उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पे ये विकल्प सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो हरे पौधे उत्पादक घटक में आते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 23 नंबर क्वेश्चन है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें हरित पादप यानी कि हरे पौधे। और अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें आप देख सकते हैं सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, तो ये आपका सही है। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र से सुमेलित है, और पारिस्थितिक तंत्र की यदि परिभाषा देखा जाए तो यह सभी निर्जीव और सजीव घटकों से आबाद एक निर्मित और एक विशेष जैविक समुदाय है। अतः जीवित घटकों में शामिल होने के कारण हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हैं, तो केवल सी यहाँ पे सही है आपका। अगला जो क्वेश्चन है एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम दिया गया है? तो इसमें ये विकल्प से होगा घास, उसके बाद टिड्डा, मेढक और सर्प। घास आपका उत्पादक में आ जाएगा, टिड्डा जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा, टिड्डा के बाद जो है मेढक दिया गया, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा, और जो है सर्प ये आपका तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। तो सही श्रृंखला यदि देखा जाए तो ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, घास, बकरी और मानव, यहाँ पे सही होगा। घास हो जाएगा स्वयंपोषी यानी कि आपका उत्पादक, उसके बाद बकरी ये आपका शाकाहारी उपभोक्ता में आ जाएगा, और मनुष्य ये सर्वाहारी उपभोक्ता में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो यह तालाब में उलट जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार का रेखीय चित्र निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। जैसे कि इस तरह का पिरामिड आप लोगों ने
देखा होगा बनता है। तो और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे कि तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है, अर्थात ये उलट जाता है। तो स्थलीय में यदि पूछा जाए तो सीधा होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है किस जीवभार का पिरामिड जो है उलट जाता है, तो तालाब में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा सांप में। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है और खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। चूँकि सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है तो डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो इनमें आप देख सकते हैं यूकेलिप्टस, बी विकल्प से हो जाएगा। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जलग्रहण शक्ति यानी कि सर्वाधिक जलग्रहण जिसमें होता है वह है यूकेलिप्टस वृक्ष, और सर्वाधिक जलग्रहण शक्ति के कारण ही पर्यावरण शत्रु के रूप में इसे जो है घोषित किया गया है। और इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जलस्तर काफ़ी नीचे चला जाता है और यह पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो अभी हम बताएं आपको यूकेलिप्टस को जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अब आपका, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। तो यहाँ पे ए विकल्प से होगा तालाब एवं दलदल। स्थिर जल के आवास को लैंटिक आवास के अंतर्गत जो है आते हैं, जैसे कि आर्द्र भूमि हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, झील और जलाशय। और बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहते हैं, जैसे कि नदी हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है लैंटिक आवास, तो तालाब एवं दलदल होगा। अगला जो प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र आपका इकोटोन कहलाता है। जैसे कि ये वाला क्षेत्र जो हो जाएगा, ये आपका मान लीजिए समुदाय ए हो गया और ये समुदाय बी हो गया, और ये जो दो भिन्न समुदायों के बीच का क्षेत्र हो गया ये आपका इकोटोन कहलाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है। तो बताया भी जा चुका है आपको, महासागर सही होगा यहाँ पे। और सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन है, तो समुद्री सही होगा, डी ऑप्शन। और पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार जो है पूछा गया है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन और इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। तो इनमें आपका सी विकल्प से होगा औद्योगिक प्रबंधन का। जल प्रबंधन, वन रोपण और वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जबकि औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है। तो यह था चिपको आंदोलन का नारा, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह चिपको आंदोलन का नारा है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन में, नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन है। और एपिको आंदोलन ये दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है और यह आंदोलन कर्नाटक में शुरू किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे। तो यह संबंधित है पादप संरक्षण से, ये विकल्प से हो जाएगा। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गईं और पेड़ों को काटने नहीं दिया। 70 के दशक का यही आंदोलन जो है पादप संरक्षण की मिसाल बन गया था।
अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए.जी. टांसले ने किया था, आपको बताया भी गया है, सही है। दूसरा है जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित यानी कि ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया गया यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है, ये गलत है आपका। यहाँ पे जो दिया गया है कि उपभोक्ता मानव सहित परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों यानी कि प्राथमिक उत्पादक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। चौथा है वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पे जो है चौथा भी गलत है। वियोजक यानी कि डिकम्पोजर्स ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था भी करते हैं, तो तीसरा और चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है। पूछा गया इसमें उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो पहला और दूसरा आप देख सकते हैं सही है, तो आंसर जो सही होगा ए विकल्प सही होगा, 1 और 2। अगला प्रश्न है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर ये अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी जो है अधिक ही होगी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सेकेंड पार्ट। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस एसआई के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें, और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है। बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका सीसेट के लिए ये जो प्रीलिम्स सीसेट प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा।